जयान परिवार के घर जयान महल में एक शांत कमरे में लारा और उसके पिता धीमी आवाज में बात कर रहे थे। बीच बीच में वो लोग बिस्तर पर पड़े इंद्रवदन की तरफ भी नजरें घुमाने लगते। फिर कुछ देर यूं ही बात करने के बाद अचानक से उनकी बातचीत रुक गई, और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने देखा कि कैसे इंद्रवदन के माथे से पसीना टपक रहा था और उनके हाथों की नसें बाहर आने लगी थी। ये देखकर लारा और अम्बरीश के चेहरे पर काफी परेशानी और घबराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ दोनों ने एक दूसरे की तरफ नजर की। लेकिन इस वक्त ध्रुव के चेहरे पर किसी तरह की परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि उसका पूरा ध्यान तो इंद्रवदन की पीठ पर था, जो इस वक्त काफी कांप रही थी। ध्रुव ये बात जानता था कि उसका ध्यान भटकना इंद्रवदन के लिए कितना भारी पड़ सकता है, और इसलिए वो अपनी अंदरूनी शक्ति से धीरे धीरे सीरिंग पॉइजन को बाहर निकाल रहा था। ध्रुव की हरे रंग की दिव्य रोशनी इंद्रवदन की हड्डियों तक पहुंच रही थी, और अपनी गर्माहट की वजह से वो उस खतरनाक जहर को निकालने में कामयाब हो रही थी। वो हरे रंग की रोशनी इस वक्त इंद्रवदन की काले रंग की हड्डी के ऊपर जल रही थी, और देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जुड़े हुए थे। लेकिन गौर से देखा जाए तो दोनों के बीच एक बहुत ही छोटा फासला समझ आ रहा था। इसकी वजह ये थी कि दिव्य रोशनी का तापमान बहुत ज्यादा था, इसलिए अगर वो हड्डियों को छूने लगती तो इंद्रवदन को बहुत गहरी चोट आ सकती थी, या फिर वो मर भी सकता था, और ये सब उसकी शक्तिमान रैंक की शक्तियों के बावजूद हो सकता था। फिर धीरे धीरे उस दिव्य रोशनी के तापमान ने जहर को जलाना शुरू किया, जिससे इंद्रवदन की काले रंग की हड्डियों से धुआं निकलता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन इसके पहले कि वो धुआं बाहर निकल पाता, वो दिव्य रोशनी से टकराकर एक झटके में गायब हो जाता। तभी अचानक ध्रुव को समझ आया कि जिस वक्त वो दिव्य रोशनी का इस्तेमाल करके उस काले रंग के धुएं को जला रहा था, तब एक अजीब सी काले रंग की चीज धीरे धीरे उसकी दिव्य रोशनी से मिलती जा रही थी। लेकिन वो काले रंग की चीज दिव्य रोशनी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। फिर जैसे जैसे इलाज करते हुए वक्त गुजरता गया तो ध्रुव ने देखा कि इंद्रवदन की काले रंग की हड्डी, जिसे दिव्य रोशनी ने घेर रखा था, वापस सफेद रंग की होने लगी थी। वहीं बाहर इंद्रवदन का शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। इसके साथ ही उसका चेहरा दर्द के मारे बहुत बुरी तरह फड़फड़ा रहा था। तभी इंद्रवदन ने दर्द से कराहते हुए ध्रुव से सवाल किया, लड़के, क्या इलाज खत्म हुआ? हाँ। इस दौरान ध्रुव का चेहरा भी पसीने से ढक चुका था, और क्योंकि वो काफी वक्त से दिव्य रोशनी को इतने ध्यान से काबू कर रहा था, इसलिए उसकी अंदरूनी शक्तियां भी लगभग खत्म होने वाली थीं। इतने में ध्रुव ने इंद्रवदन का सवाल सुनकर उसे बड़े ही शांत अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि आपसे और दर्द झेला नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग इतने में ही रुक जाते हैं। सच कहूं तो आपकी हड्डियों में जितना जहर भरा है वो मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा है। मेरी इच्छा तो थी कि मैं एक बार में ही उसे बाहर निकाल दूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये मुमकिन होगा, इसलिए हमें धीरे धीरे इसे आपके शरीर से बाहर निकालना होगा। इतने में इंद्रवदन ने आवाज में हैरानी के साथ ध्रुव से कहा, तो क्या सीरिंग पॉइजन पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है? उसकी आवाज में हैरानी इसलिए थी क्योंकि इतने साल तक उसे झेलते रहने के बाद इंद्रवदन ये मानने लगा था कि शायद उसे शरीर से निकालना नामुमकिन था। तभी ध्रुव ने उसे जवाब देते हुए कहा, देखिए, अगर सच कहूं तो पूरी तरह से उसे बाहर निकालना काफी मुश्किल होगा। इस पर इंद्रवदन ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि कोई इतना जवान लड़का इतना काबिल भी होगा। मुझे सच में अंदाजा नहीं है कि आखिर वो कौन महान हकीम है जिसने तुम जैसे शिष्य को यह घोर सिखाया है। खैर, हम वही करेंगे जैसा तुम कहोगे। वैसे लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? इस पर ध्रुव ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, ध्रुपद मौर्य। अब प्लीज आप बात करना बंद कीजिए, मैं दिव्य रोशनी को बाहर निकाल रहा हूं। इतना कहकर ध्रुव ने इंद्रवदन के शरीर से दिव्य रोशनी को वापस खींचना शुरू किया, और इसके साथ ही वो रोशनी धीरे धीरे ध्रुव की उंगलियों के पास आने लगी, जो इस वक्त इंद्रवदन की पीठ पर लगी हुई थी। फिर जैसे ही वो हरे रंग की दिव्य रोशनी पूरी तरह से ध्रुव के पास वापस आई तो उसने एक राहत की सांस ली कि कम से कम इंद्रवदन का शरीर जला तो नहीं था। इसके बाद ध्रुव ने अपने माथे पर जमा हुआ ढेर सारा पसीना पोंछा। तभी अचानक उसका चेहरा बदल गया, लेकिन फिर उसने वापस खुद को संभालते हुए किसी को भी ये समझ आने नहीं दिया। वैसे तो ध्रुव का अंदाज ऐसा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसने देखा कि उसकी उंगलियों का ऊपरी हिस्सा काला पड़ चुका था। यही देखकर ध्रुव ने तुरंत अपना हाथ छुपाया, और तभी अम्बरीश ने उसके पास आते हुए सवाल किया, अजीज दोस्त ध्रुपद, क्या सब ठीक है? इस पर ध्रुव ने इंद्रवदन के चेहरे को देखा, जो पहले के मुकाबले काफी बेहतर दिखाई दे रहा था। फिर ध्रुव ने पलटकर अम्बरीश को जवाब देते हुए कहा, हमें इलाज फिलहाल के लिए यहीं रोकते हैं। आज के इलाज के बाद मुझे लगता है कि पूरा जहर निकालने के लिए हमें कम से कम 7 दिन और इंद्रवदन जी का इलाज करना होगा। वही अपने पिता के चेहरे को पहले से काफी ज्यादा बेहतर होते देख अम्बरीश ने राहत की सांस ली, और फिर उसने ध्रुव से कहा, दोस्त, आज जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसके साथ ही मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे पिताजी का इलाज करने में कामयाब रहे तो जयान परिवार जरूर तुम्हें एक ऐसा इनाम देगा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा।
देखा जाए तो जयान परिवार के लिए इंद्रवदन उतना ही जरूरी था जितना कि मोहार दल के लिए मिशाक। और वैसे तो इंद्रवदन के जाने पर जयान परिवार का दबदबा खत्म नहीं हो जाता, लेकिन उसके और बाकी दोनों ताकतवर परिवारों के बीच का फासला जरूर काफी बढ़ जाता। इतने में ध्रुव ने खिड़की के बाहर देखकर इंद्रवदन की तरफ पलटकर उससे कहा, मैं कल फिर आऊंगा यहाँ, आप तब तक आराम कीजिए, फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। यह सुनकर इंद्रवदन ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, वैसे लड़के तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे जयान महल में ही रुक जाओ, इससे तुम्हारी काफी मेहनत भी बच जाएगी। लेकिन इंद्रवदन के सुझाव पर ध्रुव ने अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है इंद्रवदन जी, मुझे कुछ जरूरी काम भी निपटाने हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर उसने तीनों को नजरअंदाज कर उस कमरे से जाने की तैयारी की। यह देखकर इंद्रवदन थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसे किसी के मुंह से ना सुनने की आदत नहीं थी। लेकिन फिर उसने मजबूरी में कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो लारा तुम जाकर इसे बाहर तक छोड़ आओ। वहीं अपने दादाजी की बात सुनकर लारा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी दादाजी। और इतना कहकर वो ध्रुव के पीछे जाने लगी। लेकिन ध्रुव को इस बात की खबर ही नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही कमरे के बाहर निकल चुका था। फिर ध्रुव जयान महल में चलते हुए सिर्फ सामने की तरफ देख रहा था। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे उसके लिए उसके पीछे चलती लारा वहां थी ही नहीं। दूसरी ओर लारा भी इस बात पर गौर कर रही थी कि जो लड़का उसके सामने चल रहा था वो उसे लगातार नजरअंदाज करता जा रहा था। वैसे तो उसका चेहरा काफी शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर लारा उसके ऐसा करने पर काफी ज्यादा हैरान थी। इसकी वजह यह थी कि बहुत सालों में पहली बार किसी ने उसे इस तरह नजरअंदाज किया था, और लारा जानती थी कि उसमें एक अजीब सा गुरूर था। लेकिन इस लड़के के गुरूर को देखकर तो वो भी काफी हैरान हो गई थी। लेकिन लारा इस बात को भी अच्छी तरह से समझ रही थी कि उसके सामने जो लड़का चल रहा था उसका गुरूर जायज था, क्योंकि उसके पास एक ऐसा हुनर था जो लारा ने इतनी कम उम्र में किसी और के पास नहीं देखा था। एक तो इतनी कम उम्र में यह लड़का दिव्य रोशनी को काबू कर पा रहा था, और ये वही दिव्य रोशनी थी जिससे कोई शक्ति सम्राट तक घबरा जाए। इस वजह से लारा के मन में इस लड़के की इज्जत काफी बढ़ गई थी। लेकिन फिर लारा उस अजीब से सन्नाटे को ज्यादा देर झेल नहीं पाई, और इसलिए उसने धीमी आवाज में कहा, ध्रुपद, वैसे तो मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि एक हकीम जहर को कैसे निकालता है, लेकिन दिव्य रोशनी जैसी खतरनाक चीज को किसी के शरीर के अंदर भेजने के लिए तो उस रोशनी पर बहुत ज्यादा काबू चाहिए होता है ना। और सच कहूं तो तुम्हारी रोशनी को काबू करने का हुनर बहुत से रैंक 3 के हकीमों से भी ज्यादा ताकतवर है। वहीं उसकी बात सुनकर ध्रुव ने सामने देखते हुए उसे जवाब दिया, हो सकता है। तभी ध्रुव का जवाब सुनकर लारा ने उससे आगे सवाल किया, तो फिर तुम जाकर रैंक 3 के हकीम का टेस्ट क्यों नहीं देते? इस पर ध्रुव ने आवाज में हल्की खींच के साथ उसे जवाब दिया, असली ताकत इंसान के अंदर होती है, बाहर नहीं। एक बैच लेकर अपने सीने पर लगाकर मैं सबको अपनी ताकत का सबूत पेश करूं, मैं इतना बेवकूफ नहीं। इतना कहकर उसने लारा की तरफ एक नजर घुमाई, और उसने देखा कि लारा की ड्रेस पर कोई रैंक बैच नहीं लगा हुआ था। यह देखकर ध्रुव ने उससे सवाल किया, लेकिन तुम्हारे पास भी तो किसी तरह का बैच नहीं है, ऐसा क्यों? वहीं ध्रुव का सवाल सुनकर लारा ने उसे जवाब देते हुए कहा, मेरी टीचर कहती है कि बैच सिर्फ दिखावा होता है, और तो और मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी असली रैंक है क्या। वो क्या है कि मेरी शक्तियां काफी ऊपर नीचे होती रहती हैं। और लारा का जवाब सुनने के बाद ध्रुव उससे सवाल करने से खुद को रोक नहीं पाया, और उसने लारा से कहा, शक्तियां ऊपर नीचे होती रहती हैं, इसका मतलब क्या है? इस पर लारा ने माफी मांगते हुए ध्रुव से कहा, माफ करना, लेकिन मैं अंबर दल के राज के बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। यह सुनकर ध्रुव एक पल के लिए कुछ सोचने लगा, लेकिन फिर उसने अपना सर घुमाते हुए चलना जारी रखा। फिर ध्रुव ने चुपके से अपने अंदरूनी शक्तियों को अपने शरीर से बाहर निकालकर लारा की शक्तियों के बारे में पता करने की कोशिश की। वैसे तो आचार्य विदुर ध्रुव को बता चुके थे कि लारा के पास ऐसी कोई चीज है जिससे उसकी शक्तियों का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन इस वक्त ध्रुव इस बात को खुद महसूस करना चाह रहा था। तभी ध्रुव के शरीर से निकली अंदरूनी शक्तियां लारा को कुछ देर तक देखती रहीं। उसके बाद ध्रुव ने मनी मनाह भरते हुए इस बात को समझा कि लारा के शरीर पर एक शक्ति परत जमी हुई थी, जिससे उसकी शक्तियों का पता लगाना लगभग नामुमकिन था। इस बात को महसूस कर ध्रुव ने अपनी अंदरूनी शक्तियों को वापस लिया, लेकिन उसने जैसे ही लारा की तरफ देखा तो उसे मुस्कुराते हुए देखकर ध्रुव थोड़ा घबराने लगा। फिर इसी घबराहट में ध्रुव ने उससे सवाल किया, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? इस पर लारा ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए ध्रुव से कहा, लगता है हकीम ध्रुपद मेरी शक्तियों के बारे में जानने के लिए काफी बेताब है। वैसे तो मैं कोई हकीम नहीं हूं, लेकिन बचपन से मैं अंदरूनी शक्तियों को महसूस कर सकती हूँ। इस पर ध्रुव ने मजबूरी में अपना सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए लारा को जवाब दिया, वो क्या है कि मैं काफी वक्त से सुनता आ रहा हूँ कि जयान परिवार की बेटी अंबर दल की अगली लीडर बनने वाली है, इसलिए मैं चाहकर भी खुद को तुम्हारी शक्तियों का पता लगाने से रोक नहीं पाया। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है कि इतना ध्यान रखने पर भी तुमने मुझे पकड़ ही लिया। यह तो सचमुच काबिले तारीफ है। यह सुनकर लारा ने मुस्कुराते हुए उससे आगे कहा, क्या सच में काबिले तारीफ है?
और ये कहते वक्त लारा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जिसके साथ वो इस मामूली से दिखते लड़के को देख रही थी। लेकिन जाने किस वजह से लारा को अपने दिल की धड़कन बढ़ती हुई समझ आई और वो ये समझ नहीं पा रही थी कि उसकी धड़कन आखिर बढ़ क्यों रही थी। इसके बाद वो दोनों चलते रहे और फिर जैसे ही ध्रुव दरवाजे के पास आया तो उसने पलट कर लारा से कहा, हम लोग दरवाजे तक पहुंच गए। मेरे ख्याल से तुम्हें और आगे आने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से खुद ही चला जाऊंगा। अलविदा। इतना कहकर ध्रुव चलकर दरवाजे से बाहर जाने लगा और फिर अगले ही पल वो दरवाजे के बाहर की सड़क पर लोगों के बीच कहीं गुम हो गया। वहीं उसे दरवाजे से बाहर जाते देख लारा ने मनी मन खुद से कहा, इस लड़के में तो बहुत गुरूर है और ये काफी अजीब भी है। इतना कहकर लारा भी पलटकर वापस ज़यान महल के अंदर जाने लगी। दूसरी ओर ध्रुव भीड़ भरी सड़क से चलते हुए सीधे जाकर एक होटल के सामने रुका। उसके बाद वो उस होटल के अंदर जाते हुए उसके दूसरे माले के कमरे के सामने पहुंचा, जिसके बाद उसने वहां का दरवाजा खटखटाया। फिर बिना जवाब का इंतजार किए ध्रुव सीधे उस बड़े से कमरे के अंदर घुस गया। तभी उसने देखा कि युगराल कमरे के अंदर बैठा हुआ था और उसकी आंखें फिलहाल बंद थीं। इसके साथ ही ध्रुव ने देखा कि उसके शरीर से लगातार सफेद रंग की शक्तियां बाहर निकल रही थीं, जिससे साफ हो गया था कि युगराल फिलहाल खुद को ट्रेन कर रहा था। तभी उसे देखकर ध्रुव ने मनी मन सोचा, ये सच में एक शक्ति सम्राट कहलाने के काबिल है। वैसे तो इनकी उम्र इंद्रवदन जी से भी ज्यादा है, लेकिन इनकी शक्तियां देखकर तो लगता है कि ये अगले 50 साल तक तो आराम से और जिंदा रहेंगे। और अगर इस दौरान ये शक्ति पूर्वज बन गए फिर तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। ये सोचते हुए ध्रुव दरवाजा बंद करते हुए सीधे उस कमरे के अंदर आ गया। तो क्या ध्रुव की उंगली का काला पड़ना किसी खतरे की निशानी तो नहीं है? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।